सो हम पढ़ रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव। सो एंटी हाइपरटेंसिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अगर आपके पास पेशेंट आया है, ठीक है, और उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, मीन उसका 200 प्लस सिस्टोलिक है एंड 100 प्लस जो है वो डायस्टोलिक है, सो ये आपके पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के साथ है। ऐसे पेशेंट के लिए आप वेट नहीं करते कि आप उनको ओरल दें एंड वेट एंड वॉच करें कि कितना बीपी जो है वो कम होता है। तो इसमें ये करते हैं कि हम फ़ौरन से ऐसे कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि हम आईवी देते हैं, जिससे रैपिड एक्टिंग होती है और फ़ौरन से बीपी जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर बीपी 240 230 अगर सिस्टोलिक जा रहा है, उससे क्या होता है कि जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके होने के चांसेस होते हैं। सो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको हम डाउन करें बीपी को। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने बीपी डाउन करना है, इतना ज़्यादा जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकंड ये कि आपने फास्ट नहीं करना। अगर आपने बहुत जल्दी से जो है बीपी कम किया है और ऑलरेडी पेशेंट को जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है और आप फ़ौरन से बीपी उसका कम कर देते हैं, तो वहाँ पे हेमरेजिक स्ट्रोक तो हो गया, लेकिन साथ साथ इस्कीमिया भी डेवलप कर सकते हैं। सो आपने बहुत जल्दी में बीपी ड्रॉप नहीं करना, ठीक है, स्लोली करना है और ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट को, ताकि उसके सिम्टम्स तो अपीयर नहीं हो रहे, कोई इस्कीमिक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है। सबसे पहले जो है वो है नाइट्रोप्रूसाइड। नाइट्रोप्रूसाइड जो होती है ये हमारी शॉर्ट एक्टिंग होती है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है, हमें पता है कि ये एनओ रिलीज़ करती है। एनओ रिलीज़ करने से क्या हो जाएगा, हमारी वेन्स और आर्ट्रियोल्स की वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, फ़ौरन से वेज़ोडाइलेशन होगी तो हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा कि प्री लोड कम होगा और आफ्टर लोड कम होगा। जब प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों कम होंगे तो हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर बीपी है 200 प्लस में, तो आपने तकरीबन ऑलमोस्ट उसका बीपी 160 तक लेके आना है, 160 से ज़्यादा डाउन नहीं करना होता। नाइट्रोप्रोसाइड का एक साइड इफेक्ट लिखा है मैंने, जो कि है साइनाइड टॉक्सिसिटी, ठीक है। साइनाइड टॉक्सिसिटी जो है ये करवा सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक इसका इन्फ्यूजन दें तो। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ड्रग की, जो कि है फिनोल्डोपाम। फिनोल्डोपाम में पता है कि ये डोपामिन की जो है ना वो एगोनिस्ट है। डोपामिन जो है वो क्या करवाती है, मेनली हमें पता है कि वो आर्टेरियल वेज़ोडाइलेशन करवाती है, ठीक है। इसके साथ ये फ़ायदा है कि ये रीनल की परफ्यूजन को भी इंक्रीज़ करता है। सारी जितनी भी वेज़ोडाइलेटर होते हैं वो रीनल की वेसल्स की परफ्यूजन को नहीं बढ़ाती, कोई कोई बढ़ाती हैं, ठीक है, इम्प्रूव करती हैं। सो ये रीनल का जो जैसे ऐसे कोई पेशेंट जिनको रीनल का इशू है, तो उनको आप दूसरी वाली ड्रग्स नहीं दे सकते, लेकिन फिनोल डोपा देना इजी होगा और उनके लिए सेफ़ होगा, क्योंकि रीनल की परफ्यूजन को बढ़ाती है, ठीक है, और सोडियम की और वाटर की एक्सक्रीशन जो है वो करवाती है, जिसकी वजह से बीपी जो है वो ईजिली डाउन हो जाएगा। इसके अलावा मेंटेन करती है रीनल परफ्यूजन को। सो अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि कैसे पेशेंट जो कि हाइपरटेंसिव है, ठीक है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा है और साथ साथ उसको रीनल का कोई इशू है, तो आपने उसके लिए कौन सी इमरजेंसी के लिए कौन सी मेडिसिन सेफ़ होगी, वो है फिनोल्डोपाम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड ड्रग, जो कि है लेबिटालोल। लेबिटालोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आपने देखा होगा कि इमरजेंसी में लेबिटालोल जो है वो दे रहे होते हैं। ये मेनली अल्फ़ा और बीटा दोनों की जो होती है वो एंटागोनिस्ट होती है, ठीक है, ये नॉन सेलेक्टिव होती है। तो ये भी बीपी जो है फ़ौरन से डाउन करती है। हमें पता है कि अल्फ़ा 1 जो है उसके अगर स्टिमुलेट करेंगे तो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी, अगर उसको इनहिबिट करेंगे तो वेज़ो डायलेशन होगी। सो लेबिटालोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एस्मोलोल, ये भी हमारा आईवी देते हैं और ये बीटा 1 के एंटागोनिस्ट। उसके बाद है निकार्डिपीन और क्लेविडिपीन, ये भी यूज़ करते हैं एज आईवी, ठीक है। ये मेनली क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, लेकिन ये रेगुलरली यूज़ वाले नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। सो आपने जो ये ड्रग्स हैं इनके नाम लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है या आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको ये आना चाहिए।